नमस्कार। एंटीक वायरल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चाचा लोगों ने मिलकर महाराष्ट्र में बीजेपी को प्रचंड बहुमत से खड़ा कर दिया। झारखंड हारने के बावजूद मोदी और शाह का सीना तना हुआ है और राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे सहित पूरा विपक्ष इस बात पर आत्ममंथन कर रहा है कि आखिर इतनी सत्ता विरोधी लहर के बावजूद इंडिया गठबंधन हरियाणा और महाराष्ट्र में कैसे हार गया। क्या सारा कुछ चाचा लोगों का किया धरा है? पहले तो हम बता दें कि चाचा लोग हैं कौन। असल में हम उन चाचाओं की बात कर रहे हैं जो ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और तमाम सदस्य बने हुए हैं, जिन्हें आगे के पूरे वीडियो में हम चाचा कहकर ही बुलाएंगे। मतलब जब भी हम चाचा कहें तो आप समझ लीजिएगा कि हम ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की बात कर रहे हैं और खासकर महाराष्ट्र के चाचाओं की बात कर रहे हैं। जिस विपक्ष के साए में चाचा लोग अमन चैन से रहने की कवायद कर रहे थे, उन्होंने महाराष्ट्र में विपक्ष को ही निपटा दिया। तो आइए देखते हैं चाचा लोगों ने कितनी मेहनत करके बीजेपी को महाराष्ट्र में जिताया है। महाराष्ट्र के पूरे चुनाव में विपक्ष ने कई बार कहा कि यहाँ पोलराइजेशन करने की कोशिश की जा रही है। आया एक जोकर येतोय, भगवे कपडे घालून बिचारा आमच्या भगव्या कपड्याचा अपमान करतो हा योगी आदित्यनाथ। लेकिन असल में बीजेपी ध्रुवीकरण करने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन कर नहीं पा रही थी। बाबा सिद्दीकी के मर्डर से भी बीजेपी को कुछ खास हासिल नहीं हुआ। बीजेपी के साथ सबसे बड़ी समस्या मेरे हिसाब से ये है कि उसकी जो कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी है वो बहुत कमज़ोर है। कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी कमज़ोर होने का मतलब ये है कि वह लोगों तक टाइम से मैसेज नहीं पहुंचा पाती। मैसेज नहीं ले जा पाते तभी तो इन्हें बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे जैसे नारे लगाने पड़ते हैं। लेकिन इन नारों का भी कोई खास असर नहीं हुआ, लोग मजाक उड़ाने लगे। तभी एंट्री हुई चाचा लोगों की। मतलब ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड की, जिन्होंने अपनी 17 सूत्री मांगों की एक लिस्ट विपक्ष को इस शर्त पर पकड़ा दी कि यदि इन मांगों को राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे और शरद पवार मान लें तो मुस्लिमों का एक एक वोट विपक्ष को जाएगा। हालांकि चाचा लोग लिस्ट ना भी देते तब भी वोट विपक्ष को ही जाना था, क्योंकि लड़ाई बीजेपी से हो रही है। तो वोट देते कहाँ? यूपी बाई इलेक्शन में तो बाबा जी ने पोलिंग बूथ पर जाने से पहले ही तमंचा दिखा दिया, बेचारे घर वापस लौट गए। तो चाचा लोगों ने जो लिस्ट दी थी विपक्ष को, जरा उस पर गौर कीजिए। ऐसी विकासशील सूची आपने कभी नहीं देखी होगी। आप पब्लिक डोमेन पर जाकर 17 डिमांड्स की लिस्ट पूरी तरह देख सकते हैं। मज़ेदार बात यह है कि इन 17 डिमांड्स को विपक्षी पार्टियों ने तुरंत एक्सेप्ट भी कर लिया। महाराष्ट्र की तमाम विपक्षी पार्टियों ने ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड से बोला कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम इन चीज़ों को लागू करेंगे, इन चीज़ों पे अमल करेंगे। हम 17 की 17 डिमांड्स पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन इनमें से कुछ खास डिमांड्स जो चाचा लोगों की है उन पर जरा आप गौर कीजिए। चाचा की सबसे पहली डिमांड ये है कि आरएसएस पर बैन लगाया जाए। आरएसएस पर बैन लगाया जाए, चाचा की ये पहली डिमांड है। मतलब चाचा की हिम्मत देखिए, महाराष्ट्र जहां आरएसएस का हेडक्वार्टर है वहां पर बैन लगाने की बात कर रहे हैं चाचा। तो इसका जो मैसेज गया गैर संघी हिंदुओं पर वो भी गलत गया, उसका भी गलत असर हुआ है। फिर चाचा कहते हैं कि वक्फ बिल जो है उसका जमकर अपोजिशन किया जाए, पारित होने से रोका जाए। अब ये डिमांड भी ऐसी थी जो गैर संघी हिंदुओं को ठीक नहीं लगी। यदि वक्फ बोर्ड को सरकार ने बनाया था तो तब संशोधन का अधिकार भी सरकार के पास है। अब जब चाचा समर्थित पार्टियां चुनाव हार चुकी हैं तो संसद में वक्फ बिल का विरोध कौन करेगा? ये चाचा को टटोल लेना चाहिए।
आगे चाचा की डिमांड है कि मुसलमानों के लिए देश में 10% रिजर्वेशन होना चाहिए। जाति के नाम पर तो समझ में आया, लेकिन धर्म के नाम पर रिजर्वेशन कैसे मांग रहे हैं चाचा? और मुस्लिमों की पिछड़ी जातियों को रिजर्वेशन मिला हुआ है, पहले से मिला हुआ है। तो ये डिमांड खतरनाक तो है ही, असंवैधानिक भी है। एक और डिमांड देखिए, चाचा कहते हैं कि वक्फ बोर्ड के लिए सरकार को 1000 करोड़ रुपए सैंक्शन करने होंगे, और फिर कहते हैं कि पुलिस रिक्रूटमेंट में मुसलमानों को स्पेशल फोकस दिया जाए। चाचा, ये स्पेशल फोकस का क्या मतलब है? मेरिट पर आकर लड़ लो। अगर आपको मेरिट पर एग्जाम क्लियर हो रहा है तो कोई नहीं रोकेगा। कश्मीर सहित देश के कितने ही मुसलमान यूपीएससी की परीक्षाएं पास करके कलेक्टर एसपी बन रहे हैं, उसके बावजूद पुलिस रिक्रूटमेंट में स्पेशल फोकस क्यों चाहिए भाई? इतने पर चाचा रुके नहीं, आगे डिमांड रखी कि महाराष्ट्र में तमाम मौलवी और इमाम जो हैं उन्हें 15,000 रुपया महीना सैलरी दी जाए। तो फिर मंदिर के पंडितों, गुरुद्वारे के सेवादारों और चर्च के फादरों को भी क्यों न 15,000 रुपया दिया जाना चाहिए? तो सुना अपने चाचा की फरमाइशों को, वो भी ऐन चुनाव के समय। इन्हीं फरमाइशों की वजह से बीजेपी अलायंस को इतनी बड़ी जीत हासिल हुई। ये फरमाइशें ना होती तो महाराष्ट्र में विपक्ष का इस तरह सफाया ना होता। अब सबसे ज़रूरी बात जिसे कहना कंपलसरी है वो ये है कि भारत काफ़ी हद तक एक डीप स्टेट में तब्दील हो चुका है। डीप स्टेट तो आप समझते होंगे, जो नहीं समझते उन्हें हम बता दें कि डीप स्टेट का मतलब ठीक ठीक वैसा जैसे टर्की, अमेरिका, सीरिया, इटली, ईरान और रशिया जैसे देश हो चुके हैं। यहाँ जनता से चुने हुए प्रतिनिधियों का कोई मतलब नहीं। मतलब कहा जाए तो सरकार के भीतर एक ऐसी सरकार चल रही है जो काम तो सरकार के एजेंडे पर ही कर रही है, लेकिन वो दिखती नहीं। इसमें नौकरशाह, इंटेलिजेंस, मीडिया और उद्योगपति शामिल हैं, जिन्हें हम सरकार की तरह नहीं देखते, लेकिन दिखने वाली सरकार इन्हीं के हिसाब से चलती है। अमेरिका में हाल ही में हुए प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से डीप स्टेट के रोल को आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। आपको याद होगा कि कैसे एलन मस्क सक्रिय थे पूरे चुनाव में। महाराष्ट्र चुनाव में बीजेपी की बैठकों में गौतम अडानी की फिगर थे। इसी तरह महाराष्ट्र चुनाव में डीप स्टेट ने बेहतरीन काम किया है। महाराष्ट्र बीजेपी के लिए चुनौती बन चुका था, तो सरकार ने सारे डीप स्टेट एसेट्स जितने भी हैं सबका इस्तेमाल किया और दोबारा कब्जा जमा लिया। झारखंड को विपक्ष के लिए छोड़ दिया। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि आगे दिल्ली और बिहार के चुनाव में क्या होता है। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों को आप किस एंगल से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। नमस्कार।